दोस्तों आज की वीडियो में मॉडल पेपर 2020 का जो बचा हुआ 10 क्वेश्चन है उसका सलूशन देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे इस वाले पार्ट में, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन का सलूशन अच्छे तरीके से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को। क्या करा इसमें कि एक व्यक्ति 1/4 ओम प्रतिरोध वाले 1/4 ओम वाले सेल को 1/4 ओम सेल वाला मतलब सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध वाले सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ता है, परंतु एक सेल का टर्मिनल उल्टा जुड़ जाता है। ये बात याद रखिएगा, ये पॉइंट वाली बात है कि एक बैटरी का टर्मिनल उल्टा जुड़ जाता है। ये बात हमारी क्या है, पॉइंट वाली है। इसी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे 1 सेकेंड में। ठीक है, करा तथा बाह्य प्रतिरोध 1 ओम का है। यदि सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान होगा। तो जनरली यदि आप उस बात को नोटिस नहीं करते हैं तो आप डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा भाई। बना लेते हैं। देखिए 4 सेल है 1/4 ओम प्रतिरोध वाले, आंतरिक प्रतिरोध वाले। ठीक है, चलिए भाई ये हमारा सेल है, एक सेल हो गया। किस क्रम में जुड़ा हुआ है तो श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं भाई। किस क्रम में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में। तो ये हो गया, ये तीसरा हो गया और ये हमारा चौथा हो गया। ऐसे बना देंगे। इसमें एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ देंगे। ठीक है, जिसका मान आपको बताया है कितना है, 1 ओम है। ठीक है, कितना है, 1 ओम। और इन कर है ना, और विद्युत वाहक बल, यदि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल और इसका विद्युत वाहक बल कितना है, 1.5 वोल्ट। सबका है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। और आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 1/4 है, 1/4 है। ठीक है, तो ये बनता। तो इसमें हम धारा I का मान निकालते, फार्मूला जो होता है आपका उससे क्या होता है, I बराबर E बटा में क्या होता है, स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ये फार्मूला होता है। अब इससे आप निकाले होते, ठीक है, इससे निकालते। और यहाँ पे n होता ना, क्योंकि जितने आपका होता है यहाँ पे विद्युत वाहक बल उसका मान, यानी यह सोचिए टोटल है, ये ई टोटल है। ठीक है, यहाँ पे सबका निकाल के रखना है तो सबको जोड़ेंगे, इसका भी। तो यहाँ पे फार्मूला में n लगा देते हैं कि जितना होगा उतना, और यहाँ पे भी n लगा देते हैं। ये हमारा फार्मूला बन जाता है। ठीक है, या सिंगल ई लिखते हैं तो ई टोटल यानी सबका विद्युत वाहक बल निकाल के रखिएगा। तो इससे हम I की मान निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन ने हिंट कर दिया है, करा कि इसमें एक सेल का जो टर्मिनल है उल्टा हो जाता है, अर्थात किसी भी एक सेल का, जैसे यही सेल है, इसका हम टर्मिनल चेंज कर दें, यानी इधर छोटा कर दे और इधर बड़ा कर दे। ठीक है, चेंज कर दे रहे हैं, टर्मिनल चेंज हो गया। ठीक है, अब आपको पता है धारा की दिशा किधर होती है, जिधर प्लस साइन होता है उधर ही धारा की दिशा होती है। ठीक है, और जो माइनस साइन होता है वहां पे धारा की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। तो ये होगा हमारा प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस। ठीक है, अब देखिए ये 2 सेलों में से तो धारा ऐसे निकलेगी, ये तो धारा ऐसे निकल के चली जाएगी। इसमें से धारा इधर निकलेगी, यानी धारा का दिशा इधर होगा, और इसमें धारा का दिशा किधर होगा, इधर होगा। अब धारा लड़ रही है ना, और ये फिर धारा ऐसे भी जाएगी, तो ये धारा इधर से आ रही है, फिर यहाँ पे क्या होगा, धारा का मतलब फाइट हो जाएगा। तो देखिएगा परिपथ में जहां पे भी धारा लड़ रही हो, ठीक है, जहां पे भी धारा लड़ रही हो तो वहां पे आपकी धारा नहीं जाती, यानी उतने जगह उतने एरिया में आपकी धारा नहीं बहती है। अब लोग जब एक देखे होंगे प्रतिरोधों का संयोजन में ऐसा चित्र था आपका, ऐसा बना था, तो इस बीच में भी था। ठीक है, तो यहां से जो धारा निकल रही थी तो हम इस वाले प्रतिरोध का मान को गणना नहीं कर रहे थे। क्यों, क्योंकि यहाँ से धारा जाएगी ऐसे बटेगी, तो फिर ये धारा इधर भी आएगी और यहाँ की भी धारा ऐसे जाएगी, तो ये धारा का यहाँ पे लड़ाई हो जाएगा। तो इसमें यानी जहाँ पे भी धारा आपकी टकराती है तो समझिए वहां पे आपका, यानी उस परिपथ में आपका धारा नहीं बहती है। ठीक है, तो यहाँ तो सारे परिपथ में ही धारा लड़ रही है, इसका मतलब इस परिपथ में धारा नहीं बहेगी, इस परिपथ में धारा नहीं बहेगी। इसका आप लाइफ एग्जांपल देख सकते हैं कि आपका रिमोट है, जो भी टीवी देखते हैं, तो जो रिमोट है उसमें 2 सेल का यूज होता है।
2 सेल का यूज होता है, ठीक है। तो उसमें देखे होंगे तो उस रिमोट में, मान लीजिए रिमोट है हमारा, ठीक है, तो पीछे आपका ऐसे सेल वाला बॉक्स होता है, इसमें ऐसे 2 खाने बने होते हैं। तो मान लीजिए इधर एक प्लस होता है, इधर माइनस, तो इधर प्लस होता है तो इधर माइनस, ऐसे होता है, या किसी किसी में सीधे सीधे जो जैसे भी हो, ठीक हो। तो यदि ऐसे हो तो क्या करिए, इधर प्लस है इधर माइनस है, इधर माइनस और इधर प्लस लगा रहे, तो आप लोग क्या करिएगा, एक बार सेल को चेंज कर दीजिए, दोनों की डायरेक्शन एक ही रख दीजिए। जैसे इधर प्लस लगा रहे हैं, प्लस वाला पहले सेल का इधर प्लस वाला लग रहा है, इधर माइनस वाला, तो दूसरे सेल का भी इधर प्लस वाला लगा दीजिए, माइनस वाला, ठीक है। यानी एक बार देखिएगा तो रिमोट काम ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब वहां पे धारा लड़ने लगेगी। क्या होगी? धारा लड़ने लगेगी, और धारा लड़ेगी तो आप क्या होगा, काम नहीं कर, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं, अब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं तो रिमोट काम ही नहीं करेगा, ठीक है, रिमोट काम ही नहीं करेगा। बात समझ में आई होगी। तो इसमें ये मेन बात यही थी कि जो हमारा एक सेल है उसका टर्मिनल उल्टा हो जा रहा है, और उस टर्मिनल को उल्टा हो जाने से उस परिपथ में हमारी जो धारा होगी आई का मान, ठीक है, जो धारा होगी आई वो क्या होगी, 0 होगी, यानी इसमें धारा नहीं प्रवाहित होगा। समझ में आई है बात? समझ में आई है बात? नहीं तो नई धारा, यदि टर्मिनल उल्टा नहीं होता तो ये फार्मूला लगा के आप लोग धारा का मान निकाल सकते थे, ठीक है। चलिएगा, तो धारा का मान क्या होगा, 0। तो इसमें 0 दिया है ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में, यानी 21 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 0 एम्पियर, 0 एम्पियर, ठीक है। 0 एम्पियर की क्या होगी, हमारी धारा प्रवाहित होगी उस परिपथ में। बस समझ में आई है। चलिएगा अगला देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर, इसको भी समझिएगा, फिर इसका मैं बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं कुछ ही सेकंड में, ठीक है। देखिए इसको पहले देख लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, फिर उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे सब लोग, स्क्रीन पे तो दिख ही गया होगा। कह रहा है कि यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को तनित कर इसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कोई तार है, ये मान लीजिए तार है, उस समय इसकी लंबाई क्या है, L है। क्या किया जाए, इसको खींच के इसको बढ़ा दिया जा रहा है, बढ़ा देने पे इसकी लंबाई क्या हो जा रही है, 12 हो जा रही है, यानी जो L था अब 12 हो जा रहा है। तो इसका जो मान लीजिए L था तो इसका प्रतिरोध कुछ होगा, अब इसका 12 हो गया तो इसका भी प्रतिरोध कुछ हो जाएगा। तो इसी का मान निकालना है हमें, R डैश का मान निकालना है, ठीक है। चलेगा, तो इसकी लंबाई को L1 मानते हैं और इसकी लंबाई को क्या मान लेते हैं, L2, ठीक है, L2 मान लेते हैं। चलिएगा, फार्मूला क्या होता है, R बराबर आप लोग फार्मूला पढ़ेंगे रो L अपान A। चलिए ये लंबाई को हम L1 L2 नहीं मान रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, L और 2L मान ले रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन तो ये बनेगा, मान लीजिए लंबाई L होगा तो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A होगा, ठीक है। चलिएगा A होगा, ठीक है। चलिए या L1 A1 मान लेते हैं, उस तरह सही होगा, क्योंकि फिर यहाँ से अब A यहाँ पे भी लिखेंगे, A तो होगा नहीं, क्योंकि भाई इसको बढ़ाए है तो उसकी त्रिज्या में अंतर होगा तो वहाँ पे कुछ आएगा, एरिया का मान बदल जाएगा। चलिए एरिया को हम A डैश कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, A डैश कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ये तो इक्वेशन फर्स्ट बनेगा, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट बनेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, शर्तानुसार क्या कर रहे हैं, R डैश का मान निकालना है हमें, ठीक है। तो फार्मूला तो नहीं होगा, रो L क्या हो जा रहा है, 2L हो जा रहा है, और A क्या हो जा रहा है, A डैश हो जा रहा है, A डैश हो जा रहा है, ठीक है। तो यदि हम A डैश का मान ज्ञात कर ले तो यहाँ पे A डैश का मान रख देंगे तो आसानी से हल हो जाएगा ना। चलिएगा, तो A डैश का मान कैसे निकालेंगे, एक बात याद रखिएगा, ये जो तार है, जो इसका आयतन होगा, इस तार का आयतन, तार कैसा होगा, बेलनाकार होगा, कैसा होगा, बेलनाकार होगा, ठीक है। बेलनाकार होगा तो इसका जो आयतन होगा, इसकी लंबाई खींच देने पर क्या आयतन पे कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई आयतन पे प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी जो यहाँ पे इसका आयतन क्या मान लेते हैं हम, V1 मान लेते हैं, और यहाँ पे इसका आयतन V2, ठीक है। तो इसके आयतन पे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, यानी V1 बराबर क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, क्योंकि इसकी लंबाई को आप कितना हो भी बढ़ा दीजिए, खींच दीजिए, उसके आयतन में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। चलेगा,
तो यहाँ से जो इसका इस तार का आयतन होगा इस तार का आयतन वो क्या होगा, बराबर होगा। ये बेलनाकार है तो बेलन का आयतन कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका मान लीजिए पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे बात याद एक ध्यान रखिएगा कि बेलन का आयतन जो निकालते हैं, तार तो बेलनाकार होगा तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये पाई आर स्क्वायर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि बेलन का जो देखेंगे ये बेलन ऐसे ही होता है ना, तो ये बेलन का जो निचला सिरा होता है वृत्ताकार होता है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई मतलब इस तार की लंबाई, ठीक है, एल बराबर एच। तो पाई आर स्क्वायर में इसकी ऊंचाई या लंबाई से गुणा कर दे, ठीक है, तो वहीं बेलन का क्या हो जाता है, आयतन हो जाता है। बेलन का क्या हो जाता है, आयतन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है, आयतन हो जाता है। तो यहाँ से हम V1 निकाले तो V1 क्या हो जाएगा, एरिया क्या है हमारा, इस तार का A है और लंबाई कितना है L, तो A इंटू एल निकाल देंगे तो V1 का मान निकल जाएगा, V1 का मान निकल जाएगा। अब बराबर V2 का मान क्या होगा, तो इसका भी लंबाई होगा, तो लंबाई कितना है 2L है और एरिया कितना है इसका, तो A डैश है, A डैश है। हम यहाँ से A डैश का मान निकाल लेंगे कैसे, देखिए L से L कट जाएगा और A डैश बराबर क्या हो जाएगा, A डैश बराबर ये 2 गुणा में है तो क्या चला जाएगा, भाग में, यानी A/2 हो जाएगा। यानी लंबाई को हम दोगुना करेंगे तो उसका जो एरिया होगा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन आपको निकल गया है, यदि लंबाई को दोगुना करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यहीं से आपका ट्रिक बनेगा, बात यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है, कि लंबाई को दोगुना किए तो क्षेत्रफल आधा हो गया है। यदि हम लंबाई को इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार यदि हम लंबाई को क्या करें, 3 गुना करें, लंबाई को 3 गुना करेंगे तो यहाँ पे 3L होगा, फिर L से L कटेगा, A डैश का मान निकालेंगे तो A/3 आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, A डैश क्या हो जाएगा, पहले का 3 भागा हो जाएगा, पहले का 3 भागा हो जाएगा। उसी तरह यदि हम लंबाई को 4 गुना करें, लंबाई को 4 गुना करें तो जो एरिया होगा A डैश का मान वो क्या हो जाएगा, पहले एरिया का कितना हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। यहाँ से ये कैलकुलेशन निकला है, समझ में आई बात है, चलिएगा। ये तो रहा उसकी बात, ये पॉइंट याद रखिएगा, कैसे करेंगे तो वैसे होगा। ठीक है, आते हैं मेन मुद्दा पे कि हम A डैश का तो मान निकाल लिए, A डैश का मान यहाँ पे रख के हम R डैश का मान निकाल लेंगे, कितना प्रतिरोध हो जाएगा। तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा, रो 2L अपान A डैश का मान कितना है, A/2 है। आपको पता है कि ये बटे का बटा होता है तो बटा वाला ऊपर चला जाता है, यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, R डैश बराबर 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, और इसको लिख लेते हैं रो L/A, लिख सकते हैं इसको, 2 का इसमें गुणा करेंगे, ये समझिए रो का इसमें गुणा ही है, क्या है, रो 2L है, या इसको लिख सकते हैं 2 रो L, फिर 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 रो L/A। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 से रो L/A, रो L/A की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, R, यानी जो R डैश का मान हो जाएगा वो 4R हो जाएगा, यानी जो पहले प्रतिरोध होगा उसका कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 गुना। ठीक है, 4 गुना हो जाएगा। अब याद रखिए बात, इसी तरह अब क्या हम निकाल सकते हैं, इसी तरह देखिए लंबाई को 3 गुना किए हैं तो एरिया कितना हो गया, 1/3। तो हम ये लंबाई की जगह पे यहाँ पे 3L हुआ होता, यहाँ पे बटे में जो A/2 लिखे हैं तो यहाँ पे 1 डैश का मान 1/3 है, तो यहाँ पे 3L हो जाता है, यहाँ पे 1/3, तो फिर 3 को ले जाते हैं तो ऊपर 3 के 9 गुणा होता ना, यानी 9 गुना हो जाता है। फिर 4L को 4 गुना कर रहे हैं, यानी L को 4 गुना कर रहे हैं तो एरिया क्या हो जा रहा है, चौथाई हो जा रहा है। तो यहाँ पे 4L होता है, फिर यहाँ पे A/4 होता है, 4 का फिर गुणा करते, 4 का 4 में गुणा, 4 चौके 16। अर्थात यहाँ से हम ये कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि यदि हम, ठीक है, लंबाई को यानी यहाँ से जो लंबाई है R और लंबाई में अनुपात क्या है कि जो लंबाई को जितना गुना कर रहे हैं उसका क्या कर दीजिए, यानी यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, L², लंबाई को जितना गुना कर रहे हैं उसका उतना स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी यहाँ पे गुना स्क्वायर कर दीजिए, लिख दीजिए R बराबर गुना का स्क्वायर, यानी कितना गुना कर रहे हैं, 2 गुना कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 गुना कर रहे हैं तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 गुना कर रहे हैं तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 गुना कर रहे हैं तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये लंबाई पे है, कहाँ पे है, लंबाई से। ठीक है,
लंबाई में रिलेटेड, यदि हम किसी तार की लंबाई को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो प्रतिरोध है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका मान ये है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं ना कि खींच के 3 गुना करेंगे तो क्या करिएगा, डायरेक्ट कितना गुना करें, 3 गुना, तो r बराबर 3 का स्क्वायर यानी 9 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात रही तब की, लेकिन बात क्वेश्चन की कर रहे हैं, तो इसमें क्या कर रहा है कि 2 गुना किया गया है, लंबाई को 2 गुना, और 2 गुना किया गया है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 गुना आ जाएगा। और यहाँ पे सोल्यूशन किए तो कितना आया है, 4 गुना, यानी पहले प्रतिरोध का 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना। बात समझ में आई है, बात समझ में आई है। तो ये बात याद रखिएगा कि जितना गुना कर रहे हैं लंबाई को तो उस लंबाई का स्क्वायर कर दीजिएगा, उतना गुना प्रतिरोध उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई है। चलिएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4 ओम, डी में दिया है ना, पूछा है ना कि इसका प्रतिरोध हो जाएगा कितना, 4 ओम हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया है। 22 का भी ऑप्शन नंबर डी और 21 का भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा नोट करिएगा। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या कर रहा है। विद्युत विभव है 23 नंबर क्वेश्चन में, विद्युत विभव क्या है। तो विभव की परिभाषा तो सबको पता है कि अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। अब वैद्युत विभव का फार्मूला होता है क्या, W/Q। एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में जितना कार्य किया जाता है उसी को बोलते हैं वैद्युत विभव। ठीक है, और जो वैद्युत विभव होता है इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक तो जूल प्रति कूलाम, या इसी को क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, विभव वोल्ट कहते हैं। ठीक है, और इसकी बात करें यूनिट यानी सदिश है कि अदिश, तो जो विद्युत विभव है एक क्या है, अदिश राशि है। क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, और हमसे इसी के बारे में पूछा है कि विद्युत विभव है सदिश है कि अदिश है, ना तो अदिश ना तो सदिश, ये क्या है, हमारी अदिश राशि है। यानी 23 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर अदिश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है इसमें कि एक बिजली के हीटर को गर्म करने वाली कुंडली जिस पदार्थ की बनी होती है उसकी विशेषता है। सबसे पहले बात, जो हीटर होता है उसकी जो कुंडली होती है किसका बना होता है, पता है सबको, जी हाँ पता होगा सबको, किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की। तो जो कुंडली बनी होती है हीटर की जो कुंडली होती है, कुंडली वो किसकी होती है, तो नाइक्रोम की होती है। किसकी होती है, नाइक्रोम का। जो नाइक्रोम होता है यानी नाइक्रोम यह उच्च विशिष्ट प्रतिरोध वाली, उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता वाला होता है, और जो इसका गलनांक भी होता है, गलनांक वो भी क्या होता है, उच्च होता है, बहुत ही उच्च होता है। क्यों भाई, क्योंकि उच्च नहीं रखेंगे तो जो हीटर होता है आपको पता है वो उष्मा प्रदान करता है, ज़्यादा एनर्जी प्रदान करता है, तो हीट जो होगा तो उष्मा के कारण यदि इसका गलनांक उच्च नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वो पिघल के टूट जाएगा कम ही ताप पे। ठीक है, इसलिए जो उसका गलनांक होता है बहुत ही ज़्यादा उच्च होता है, और इसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता भी जो होती है वो क्या होती है, उच्च होती है, जिसके कारण जब हम इसको लगाते हैं परिपथ में तो ये धारा के कारण, ठीक है, धारा जाएगी प्रतिरोध के कारण, फिर ये क्या करेगा, उष्मा यानी 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस की उष्मा जब हो जाता है इसके अंदर तो वो एकदम लाल हो जाता है और उष्मा देने लगता है। ठीक है, तो जो हीटर होता है, जो कुंडली होती है नाइक्रोम की बनी होती है, सबको पता है, और नाइक्रोम की बनी होती है, साथ साथ ही उसका क्या होना चाहिए, उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता वाला होना चाहिए और गलनांक उच्च होना चाहिए उसका। ठीक है, तो आपसे यही कंडीशन पूछा है, कह रहा है कि निम्न विशिष्ट प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक वाला होना चाहिए। उच्च गलनांक तो क्या है, लेकिन
प्रतिरोधकता के बारे में क्या कहा है, विष प्रतिरोधकता में निम्न करा है, निम्न नहीं उच्च होना चाहिए। तो उच्च किस में दिया है, उच्च गलनांक। तो सबसे पहले उच्च गलनांक को ढूंढ लीजिए कौन कौन से ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन ए और सी में दिया है। यहीं से आपका ऑप्शन आधा सॉल्व हो गया कि भाई ये दोनों में से कोई एक सही होगा, दो तो आउट हो गए। अब इसमें से चूज कर लीजिए क्या, उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता किस में दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया है, अर्थात 24 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर सी। एक बात और याद रखिएगा कि क्वेश्चन को 50-50 भी करना आप लोग थोड़ा यहाँ से करते जाइएगा, ठीक है, थोड़ी अनुमान लगा के ऐसे ही कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है, जैसे आए, ये नहीं कि सारे को कर देंगे, नहीं, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप उसको 50-50 कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अगला देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। ऐसा सॉल्व भी कराया गया है बिहार यूपी पॉलिटेक्निक में भी, ठीक है। क्या करा है कि एक गैल्वेनोमीटर को एक वोल्ट मीटर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी। ऑप्शन करा है कि समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में एक निम्न प्रतिरोध जोड़ते हैं, या समांतर क्रम में एक उच्च प्रतिरोध। इसको भी आप 50-50 कर सकते हैं। कैसे कि आपको गैल्वेनोमीटर को, जो गैल्वेनोमीटर होता है जी, ऐसे परिपथ में ऐसे जी बना, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, वोल्ट मीटर में। किसमें, वोल्ट मीटर में, ठीक है। मैंने बताया था एक ट्रिक, आप यदि जितने बच्चे मॉडल पेपर देख रहे हैं, यदि यूपी पॉलिटेक्निक भी हमारा यूट्यूब से ही देखें तो मैं उसमें बताया हूँ, ठीक है। ये नहीं कि जो नए बच्चे होंगे उनके लिए नहीं कर रहे हैं, कि वोल्ट मीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है परिपथ में, किस क्रम में, समांतर क्रम में, ठीक है। तो मैंने बताया था समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर का जस्ट अपोजिट क्या कर दीजिए, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम, तो इस गैल्वेनोमीटर में श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ देंगे ना तो वो वोल्ट मीटर में बदल जाएगा। तो किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम किस किस ऑप्शन में दिया है, यहां से हम चूज करके 50-50 कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए श्रेणी क्रम बी में दिया है, सी में दिया है, यानी यहां से हमारा बी और सी में से ही कोई सही होगा, वो ए और डी हट गया, 50-50 हो गया ना। अब बात करते हैं कि उस प्रतिरोध की विशेषता क्या होनी चाहिए, उच्च होना चाहिए कि निम्न होना चाहिए। तो जब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना हो गैल्वेनोमीटर को, तो उच्च प्रतिरोध लगाते हैं। क्या लगाते हैं, उच्च प्रतिरोध। उच्च प्रतिरोध। यही गैल्वेनोमीटर को चेंज करना हो किसमें, अमीटर में। किसमें चेंज करना हो, अमीटर में, ठीक है। तो अमीटर को जनरली किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का ऑपोजिट क्या होता है, समांतर। क्या होता है, समांतर। यानी इस गैल्वेनोमीटर में समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ देंगे तो वो मीटर की तरह बनने लगेगा समांतर क्रम में, लेकिन कैसा, निम्न प्रतिरोध। कैसा, तो निम्न प्रतिरोध। निम्न प्रतिरोध। तो यहां से आपको दो क्वेश्चन क्लियर हुए। यानी मान लीजिए ये ना देकर ये दे दे तो दोनों आपको यहां से क्लियर हो जाना चाहिए। तो हमसे पूछा है इसके बारे में कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो वोल्ट मीटर को सामान्यतः परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, सामान्यतः एकदम फिक्स है कि इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। लेकिन गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो वोल्ट मीटर्स मैंने ये बताया था कि वोल्ट मीटर किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। समांतर का उल्टा क्या होगा, श्रेणी। यानी गैल्वेनोमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ दे, गैल्वेनोमीटर से श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ दे तो वोल्ट मीटर बदल जाएगा। इसी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करना, तो अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है परिपथ में, सामान्यतः श्रेणी क्रम में। श्रेणी का उल्टा समांतर। यानी इस गैल्वेनोमीटर में समांतर क्रम में एक निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो वो अमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आई। तो हमसे पूछा क्या था, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए उच्च प्रतिरोध और श्रेणी क्रम चाहिए। तो श्रेणी क्रम तो बी और सी में दिया था, उच्च प्रतिरोध किस में दिया है, तो बी में, अर्थात 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है। चलिएगा इतना नोट करिएगा, फिर आगे सॉल्व करते हैं। नोट करिएगा इतना। चलिएगा 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्या कह रहा है कि एक 220 वोल्ट 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के बीच से जोड़ा जाता है, बल्ब द्वारा खपत शक्ति होगी, ठीक है। यानी आपको एक बल्ब है, ठीक है, और इस बल्ब पे लिखा है, यानी बल्ब है 220 वोल्ट और कितने वाट का है,
100 वाट का है, हाँ 100 वाट का है, 100 वाट का। तो ये किसका मान है, V का मान, ये किसका मान है, P का मान है, ठीक है। यानी 220 वोल्ट का है तो वो इतना शक्ति खपत करता है 100 वाट, ठीक है। कह रहा है इसको हम इस बल्ब को 220 वोल्ट में ना जोड़ के, ठीक है, इसको 220 वोल्ट में ना जोड़ के जोड़ रहे हैं इस बल्ब को हम किसमें जोड़ रहे हैं, ऐसे बनाते रहे, इसको जोड़ रहे हैं 110 वोल्ट में, ठीक है। तो 110 वोल्ट में जोड़ेंगे तो ये खपत यानी जो 100 वाट है यहाँ पे वो कितना वाट हो जाएगा, यहाँ पे कितना वाट हो जाएगा वही बताना है, ठीक है। तो भाई पहले इस वाले कंडीशन से हम यानी ये वाला जो पार्ट दिया है इससे हम V का R का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि ये V है ये P है, तो फार्मूला होता है P बराबर V²/R, ठीक है, R। या एक और फार्मूला होता है P बराबर V × I, ये भी फार्मूला होता है। तो हम इसी फार्मूले का यूज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले R का मान निकाले, तो यहाँ से R का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P यहाँ पे आ जाएगा यानी V²/P हो जाएगा। V का मान कितना दिया है 220 वोल्ट, स्क्वायर है इसका मतलब 2 बार गुणा बटे में P का मान 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 22 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 22 का स्क्वायर कितना होता है, निकाल लेते हैं मोबाइल से, हमको लग रहा है 284 होता है, निकाल ही लेते हैं, ठीक है। 22 का स्क्वायर यानी 22 गुणे 22 484, हम 284 करें 484, ठीक है। यानी इसका स्क्वायर हो जाता है 484, यानी इतना ओम का क्या होगा प्रतिरोध, ये बल्ब यानी इसके इतना ओम का प्रतिरोध इसमें होगा, ठीक है। हमें इसका मान निकालना है, फिर यही फार्मूला यूज कर देंगे, इसी फार्मूले का मान, ठीक है, इसी फार्मूले का यूज कर देंगे P बराबर V²/R। अब तो R का मान निकल ही गया ना, अभी का मान पता ही है कि 110 वोल्ट है, तो क्या हो जाएगा 110 वोल्ट का स्क्वायर है तो 2 बार गुणा, अब बट्टे में R का मान कितना है 484, यहाँ से सॉरी इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अब इसको भाग करिए, ये 110 है ना, 110 है, ठीक है। अब क्या करते हैं इसी का गुणा करके इससे भाग कर देते हैं, ठीक है। चलिए भाई कर लेते हैं, आपका करना है 110 गुणे 110, इसका करेंगे तो देखिए भाई जनरली सबको तो पता होगा कि 11, क्योंकि गुणा तो होगा ना इसका, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, इसमें 2 0 चिपका देंगे, अब बटा में 484, ठीक है। अब चलिएगा अब इतना में भाग कर लेते हैं, तो भाग कर देते हैं किससे 484 से, कितना आ जाएगा 121 भागे 484 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, यानी इसका करेंगे तो आ जाएगा 25, खपत है ना P है ना तो वाट, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 25 वाट, कितना आ जाएगा 25 वाट, ठीक है। बात समझ में आई है, कितना हो जाएगा 25 वाट, ठीक है। चलिएगा तो P का मान कितना आ गया 25 वाट, इस फार्मूले का भी यूज करके सॉल्व कर सकते थे, देख लेते हैं भाई। देखिए P का मान दिया है, V का मान, तो I का मान निकाल सकते थे। I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर P बटा में V हो जाएगा। P का मान कितना है 100 बटे में V का मान कितना है 220, ऐसे हो गया। तो चलिए ये हो गया, I का मान कितना हो गया 10 बटा में 22, 10 बटा में 22। P का मान निकालना है तो P बराबर फिर वही फार्मूला लगेगा V × I, और V का मान कितना है 110 है, अब बटे में I का मान कितना है 10 बटा में 22 है, 10 बटा में 22 है, ठीक है। ये कट रहा है किसी से, 2 से कट रहा है ना, 2 से कटा ले रहे हैं, 2 5 10 11, यहाँ से कटाए होते कितना हो गया होता 11 एकम में 11, 11 एकम में 11 यानी 10, ये पे गुणे पे 5 यानी कितना हो जाता है 50 वाट आता है, 50 वाट वाला है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है तो कितना है 25 वाट। ऑप्शन में क्या क्या दिया है आपका, कहाँ गया 25 वाट, 20 वाट, 10 वाट, 50 वाट, कौन सा ऑप्शन सही है आपका ए सही है 25 वाट। यानी हम इसको देखिए तो यहाँ पे कहीं गलती तो नहीं किए हैं। P का मान आपका कितना है V बटा में आएगा,
P का मान है 10, ठीक है, 2 5 10, 11 दूना 22, 2 से कटा होता है 5/11, ठीक है। फिर इस फार्मूले से रखते तो P का मान कितना रखना है 110 वोल्ट गुणे I का मान 5/11, 11 से कटा होता है 10 बार में, 10 में 50, यानी ये फार्मूला हमारा नहीं लगेगा, वहाँ पे ये फेल हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, तो दोनों से यूज देख लिए, ये हमारा फेल हो गया है, ठीक है। तो इसका यूज ना करेंगे, आप लोग इस वाले फार्मूले का यूज कर लेंगे, क्योंकि निकालना है आपका खपत, ठीक है। चलिएगा, कौन सा करेक्ट हुआ है 25 वाट, ऑप्शन नंबर ए, 25 वाट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ है, ठीक है। चलिएगा, अगला देखते हैं। अगला क्या है 27 नंबर क्वेश्चन कि 12 ओम प्रतिरोध के, ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12 ओम के 3 प्रतिरोधक एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, किन्हीं 2 शीर्षों के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। समबाहु त्रिभुज मतलब जिनके तीनों भुजाएं क्या हो आपस में बराबर हैं, और तीनों भुजाओं में हमारा प्रतिरोध लग गया है 12-12 ओम का, तो लगा लेते हैं भाई। ठीक है, इसका शीर्ष A B C मान लेते हैं, ठीक है। कह रहा है किन्हीं 2 शीर्षों के बीच इसका तुल्य प्रतिरोध बताइए, किन्हीं तो दो सिरों के बीच सबका मान है कितना 12 ओम, कितना है 12 ओम। तो देखिए यदि हम ये सिरा और ये सिरा पकड़ रहे हैं तो इसको धके फैला के खींचेंगे तो ये और ये क्या हो जाएंगे श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, और उसका तुल्य प्रतिरोध निकाल के फिर ये समांतर क्रम में जुड़ जाएगा, तो ऐसे निकाल लेंगे। या फिर इस सिरे को पकड़ेंगे तभी खींचेंगे तो ये 2 श्रेणी क्रम में हो जाएगा, एक समांतर क्रम में। तो किसी भी सिरे को पकड़ेंगे 2 सिरों को तो एक ये जो 2 भुजाएं हैं समान एक श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, या तीसरी भुजा उन दोनों भुजाओं से समांतर क्रम में हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं हम लोग A और C के बीच, AC के बीच तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो A और C के बीच निकालें, इसको जब फैलाएंगे ना तो ऐसे बन जाएगा आपका, छोटा सा यहाँ पे बना दे रहे हैं, ऐसे बन जाएगा, ये 12 ओम, ये 12 ओम, ये 12 ओम। तो श्रेणी क्रम में के जानते हैं, डायरेक्ट जोड़ देंगे तो 12-12 कितना हो जाएगा 24, 12-12 कितना हो जाएगा 24, यानी यहाँ पे हम एक प्रतिरोध लगा सकते हैं डायरेक्ट कितने ओम का, तो दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 24, यानी 24 ओम का हम प्रतिरोध लगा देंगे। एक 12 ओम का है, अब एक 12 ओम एक 24 ओम किस क्रम में है, अब श्रेणी क्रम में, तो निकाल देंगे AC के बीच जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा श्रेणी क्रम में। R बराबर क्या होता है, 2 प्रतिरोधों के लिए फार्मूला लिखवाए होंगे या बताए होंगे आप लोग को, आप लोग यूपी पॉलिटेक्निक की थ्योरी वीडियो देख लेंगे सारे, क्योंकि बताए हैं कि सभी थ्योरी वीडियो आप लोग पढ़ लीजिएगा यूपी पॉलिटेक्निक के, ठीक है, क्योंकि चैप्टर सेम है। तो उसमें बताया होगा कि R बराबर फार्मूला, यानी 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े हों, तो मान लेते हैं ये R1 है और ये R2 है, तो क्या होता है तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 इंटू R2 बटे में R1 प्लस R2, यह होता है हमारा फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ से रख दीजिए R1 का मान कितना है 12 गुणे 24 और बटे में 12 प्लस 24, क्या हो जाएगा 12 गुणे 24 बटे में जोड़ दीजिए 4 2 6 और 2 1 3, 12 3 36, 3 8 24, यानी कितना आ जाएगा 8 ओम आ जाएगा, यानी तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा 8 ओम का आ जाएगा, 8 ओम, ठीक है। कितना हो जाएगा 8 ओम। ऑप्शन नंबर किस में दिया है 8 ओम, 27 के ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यानी 27 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो ऐसे नहीं मालूम है तो फार्मूला तो पता ही होगा, 1/r बराबर 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2, फिर एलसीएम लेके सॉल्व किए होते वहीं आया होता, ठीक है। तो 2 प्रतिरोध दिए हो तो डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर लीजिएगा समांतर क्रम के लिए। किस क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए। श्रेणी के लिए तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, जैसे 12 प्लस 12 जोड़ दिए थे 24 हो गया है, ठीक है। चलिएगा अगला देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 क्या कह रहा है कि एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान होता है, एक आदर्श सेल या एक आदर्श अमीटर का जो शून्य प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। तो आदर्श सेल के लिए जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, 0 ओम का होता है, ठीक है, 0 ओम। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 0, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर ए। बात याद रखने वाली है,
भेजा में बैठा लीजिएगा, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको टिक कर लीजिएगा शून्य पे। अगला देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन है 29, 30, खत्म हो जाएगा आपका। कह रहा है विद्युत विश्लेषण या विद्युत विच्छेदन का नियम किसने दिया था? तो विद्युत विश्लेषण या विद्युत विच्छेदन का जो नियम है किसका है? किसका है? फैराडे का। यानी फैराडे ने ही विद्युत विश्लेषण या विद्युत विच्छेदन का नियम बताए थे, ठीक है। फैराडे, फैराडे दिया ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। 1833 में बताए थे, ठीक है। 1833 में बताए थे उन्होंने, 1833 में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फैराडे। यहाँ पे लिख दे रहे हैं फैराडे, ठीक है। फैराडे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 29 का। बात समझ में आई है? चलिएगा, इतना नोट कर लीजिएगा। और बचा है हमारा लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर कहाँ गया जी? 30 नंबर, ठीक है। देखिएगा, दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्य अंगुली किसकी ओर इंगित करती है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ के नियम में क्या बताया था उन्होंने कि ये अंगूठा और अंगूठे के पास वाली 2 उंगली, एक पहली उंगली और दूसरी उंगली, यानी बीच वाली उंगली और पहली उंगली को इस तरह फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या हो? लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो। तो इसमें जो पहली ये वाली जो अंगुली है ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। लिख दे यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पे लिख दे रहे अंगूठा, यहाँ पे पहली अंगुली, पहली फिंगर ऐसे कर दे रहे हैं, और दूसरी फिंगर, ठीक है। फिंगर FING कर दे रहे हैं, चलिए ठीक है, फिंगर। तो देखिएगा इसके आगे लिख देंगे कि इसको इंडिकेट करता है। दिखाई दे रहा है ना? देख ले रहे हैं? जी हाँ, दिखाई दे रहा है। चलिएगा, तो देखिए मैंने बताया था कि जब तीनों को ऐसे फैलाते हैं कि सब एक दूसरे के क्या हो? लंबवत हो। तो ये जो पहली अंगुली है इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखते हैं, जैसे चुंबकीय क्षेत्र जा रही होगी तो इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखते हैं। हम आपको पता हो जाना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी ये समझिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है सीधा सीधी, कि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र को, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हो। और ये जो बीच वाली अंगुली है ये धारा को प्रदर्शित कर रही हो। किसको? धारा को, अर्थात विद्युत धारा को, विद्युत धारा को। तो ये जो अंगूठा होगा ना उस पे लगने वाले लॉरेंज बल को प्रदर्शित करेगा, यानी ये बल को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? बल को, ठीक है। तो अंगूठा बल को दिखाता है, पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र को, दूसरी अंगुली ये अर्थात यही है हमारी बीच वाली अंगुली, बीच वाली या दूसरी अंगुली, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्य अंगुली मतलब मध्य मतलब बीच, मध्य मतलब बीच, यानी ये बीच वाली अंगुली किसको इंगित करे, किसकी ओर इंगित करती है? तो धारा की ओर। धारा इसमें दिया है, धारा की दिशा ऑप्शन नंबर बी में दिया है, अर्थात 30 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। खत्म हो गया ना? 30 क्वेश्चन बताए थे कि 30 फिजिक्स के होंगे, 30 केमिस्ट्री के, 30 मैथ के, 30 सॉल्व हो गए फिजिक्स का, अर्थात जो मॉडल पेपर 2020 है ये क्या हो गया हमारा? कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस वीडियो में क्या हो गया हमारा? कंप्लीट हो गया। अब अगली वीडियो में हम लोग 2019 मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि जितने भी वीडियो सॉल्व कराए गए हैं, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं सबको समझ में आए होंगे, और वीडियो भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने लोग हैं यदि उनके कोई दोस्त हैं तो इस चैनल के लिंक को या इस चैनल वो क्या करेंगे कि अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बता देंगे, यानी उनके पास अपनी 1-2 हमारे वीडियो शेयर कर देंगे तो वो भी जान जाएंगे, ठीक है। तो चलिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में मॉडल पेपर 2019 के साथ। तो अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।